नमस्कार बच्चों। चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं आज किंगडम प्लांटी की। बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर करने जा रहे हैं। प्रॉपर नीट के ऊपर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें समझना होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज बहुत ज्यादा है तो उनका प्रॉपर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमें उसको समझना होगा। तो हेडिंग डालिएगा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो यहां पर ढेर सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। उनमें से एक सबसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा है सबसे पहला? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला चीज, साइंटिस्ट का नाम, या जिसको अपन बोल सकते हैं प्रोपोनेंट। साइंटिस्ट का नाम भी बोल सकते हो या प्रोपोनेंट, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो कि किस साइंटिस्ट ने ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो वो नाम हम सबको पता है, कैरोलस लिनियस। ठीक है, याद रखना, कैरोलस लिनियस। ये है वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। कहते हैं कि ये सबसे अर्लीस्ट सिस्टम है एंजियोस्पर्म के लिए। गिवन अर्लीस्ट सिस्टम फॉर द एंजियोस्पर्म। इन्होंने बेसिकली जो बेसिस माना ना, जो मेन बेसिस माना, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर को माना। इस क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिस था वो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे। जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं ना, उनको इन्होंने बेसिस माना। सुपरफिशियल, सॉरी, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी कि अगर मैं कहूं, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसको यहां पर मेन बेसिस, मेन आधार माना गया आर्टिफिशियल सिस्टम में। अब उसमें तमाम तरह के नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, ठीक है, इसके अलावा हर्ब, श्रब, ट्रीज, कलर, ऐसे अलग अलग रखा गया। लेकिन मेन बेसिस माना गया था सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। मेन जो बेसिस माना गया था वो माना गया था सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी कौन सा? वही मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट ही है, यानी कि जो फूल है ना, स्टेमन नंबर, उसको देखा गया था। एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को यहां पर मेनली देखा गया था। मेनली एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को मेनली यहां पर देखा गया था। एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर में क्या? स्टेमन नंबर। अरे अरे, क्या कर रहे भाई? स्टेमन नंबर। अरे स्टेमन नंबर को यहां पर देखा गया था। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को नहीं होनी चाहिए। बड़ा बेसिक सा है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट सिस्टम माना जाता है एंजियोस्पर्म के लिए। कैरोलस लिनियस ने इस सिस्टम को दिया था। इसका जो मेन बेसिस था वो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो। उसमें भी मेन वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन सा था? फूल। फूल के अंदर जो एंड्रोशियम होते हैं, यानी कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, स्टेमन जिनको हम बोलते हैं, वो देखे गए थे कि नंबर ऑफ स्टेमन किसमें कितने हैं। क्लियर? इसमें कुछ ड्रॉबैक हैं। वो ड्रॉबैक क्या है, थोड़ा उनको समझिएगा आप। ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? पहली चीज, इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया। गिव इक्वल वेटेज, मतलब आप दोनों की तुलना एक जैसी कैसी कर सकते हो? इक्वल वेटेज वहां पर इन्होंने दे दिया। इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड
सेक्सुअल ट्रेट्स। वेजिटेटिव और सेक्सुअल ट्रेट्स को इक्वल वेटेज वहां पर दे दिया। कारण क्या था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर देखो, पहली चीज कि ये ठीक नहीं है। ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इक्वल वेटेज हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो बहुत आसानी से एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी से अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है वो जरा देखो, क्यों इसको हमने यहां पर ड्रॉबैक माना है। ड्रॉबैक इसलिए माना है बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर, क्योंकि जो वेजिटेटिव ट्रेट्स हैं वो इजिली अफेक्टेड हो जाते हैं। किससे? easily affected by the environment। अब जैसे मान लीजिए ये चर्चा करें कि हम लीफ के बेसिस पर, लीफ के साइज के बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार पानी ज्यादा मिल जाता है तो लीफ का साइज भी बढ़ जाता है, पानी कम दिया जाता है तो लीफ का साइज भी कम हो जाता है। तो लीफ का जो साइज है, उसका जो शेप है वो भी चेंज होता है वाटर एबिलिटी के साथ। ये एक अच्छा पॉइंट है। एग्जाम्पल में लाइक लीफ शेप चेंजेस विद द एबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की एबिलिटी के हिसाब से ही लीफ का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो ऐसे चेंज नहीं होते हैं। वेयर एज सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर हुई बात? आ गई समझ में? इस चीज को याद रखना। और दूसरा जो इनका ड्रॉबैक है वो माना जाता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको इन्होंने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, जबकि उनको साथ में रखना चाहिए था। उनको अलग अलग कर दिया कि उनके बीच में थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस था, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस था तो उनको अलग कर दिया। ये एक दूसरा इसका ड्रॉबैक माना जाता है। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक है सेपरेशन ऑफ क्लोजली related species due to the minor morphological difference। थोड़ा सा morphological difference था, बहुत थोड़ा सा morphological difference था। तो थोड़ा सा morphological difference होने की वजह से closely related species जिनको साथ में रखना चाहिए था उनको अलग कर दिया। ये मेन दो ड्रॉबैक माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो आता है वो है आपका, पहला हो गया आर्टिफिशियल, अब दूसरा जो है वो है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये यहां पर साइंटिस्ट कौन है? बेंथम एंड हुकर। पूरा नाम उनका देखो, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, आपको पूरे नाम से इतना मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी सुनना है तो सुन सकते हो। एक का नाम है जॉर्ज बेंथम और दूसरा है वो है जोसेफ डाल्टन हुकर। फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखो, बेंथम एंड हुकर, वहीं से काम हो जाता है। तो यहां पर साइंटिस्ट या फिर हम कहें प्रोपोनेंट कौन है? बेंथम एंड हुकर। कौन है बाबू? बेंथम एंड हुकर है। बेंथम एंड हुकर, ये दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सिस्टम दिया था। यहां पर बेसिस क्या रखा? यहां पर बेसिस रखे गए नेचुरल सिमिलरिटीज या जो नेचुरल रिलेशनशिप है अमंग द ऑर्गेनिज्म, उन चीजों को यहां पर मेन बेसिस माना गया। यहां पर मेन बेसिस क्या माना गया? नेचुरल सिमिलरिटीज। नेचुरल सिमिलरिटीज या उनके बीच में नेचुरल रिलेशनशिप होना चाहिए। नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, जिन ऑर्गेनिज्म के बीच में नेचुरल सिमिलरिटीज आ रही हैं या उनके बीच में अगर नेचुरल रिलेशनशिप कुछ बन रहा है, उनको एक जगह रखेंगे
जिनके बीच में नहीं बन रहा है उनको अलग रख देंगे। तो नेचुरल सिमिलरिटीज या नेचुरल रिलेशनशिप, कौन कौन से फीचर्स जो थे उनको यहाँ पर कंसीडर किया गया। यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फीचर्स भी रखे गए, कुछ इंटरनल फीचर्स भी, मतलब दोनों तरह के फीचर्स यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर कंसीडर्ड। तो यहाँ पर एक्सटर्नल यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो भी रखे गए हैं, और इंटरनल फीचर्स भी हैं उनको भी रखा गया है। एक्सटर्नल फीचर को भी रखा गया, इंटरनल फीचर मतलब उसकी एनाटॉमी, यानी कि जो उसकी एनाटॉमी है वो फीचर्स भी यहां पर रखे गए हैं। तो दोनों तरह के फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स भी यहां पर लिए गए हैं और इंटरनल फीचर भी यहां पर लिए गए हैं। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी यहां पर लिया गया है। यहां पर इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी को भी सजेस्ट किया गया है। थर्ड लिखिएगा एम्ब्रियोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं मैं आपको। एम्ब्रियोलॉजी, इसको भी यहां पर मेन बेसिस माना गया है। एम्ब्रियोलॉजी को भी मेन बेसिस माना गया। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी को भी माना गया है। और फाइटोकेमिस्ट्री को भी यहां पर फीचर लिया गया है। फाइटोकेमिस्ट्री को भी यहां पर फीचर माना गया है। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको यहां पर स्टडी किया गया है। द केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो फाइटोकेमिस्ट्री, वो भी यहां पर माने गए हैं। और हाँ, एक और चीज वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये भी यहां पर लिया गया है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल के जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं वो भी देखे जाते हैं, मतलब पूरे सेल स्ट्रक्चर की डिटेल यहां पर जो है वो देखी जाएगी। सेल स्ट्रक्चर डिटेल वो भी यहां पर प्रॉपर तरीके से चेक की जाती है। तो ये 5 फीचर्स जो हैं वो यहां पर इंक्लूड है, एक्सटर्नल, इंटरनल, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये सभी फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। हालांकि ये जो 3 चीजें, वैसे तो एक्सटर्नल अलग हो गया, ये 3 चीजें जो है एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये तीनों चीजें इसी इंटरनल के ही पार्ट है। मतलब ये जो 3 चीजें वो इंटरनल स्ट्रक्चर ही तो हैं, एनाटॉमी वगैरह। ठीक है, तो फिर भी हम अलग अलग लिख रहे हैं सभी चीजों को, जिससे आप लोगों को आसानी से चीजें समझ में आ जाए कि टोटल कितने कितने क्या है। अब बात करें हम अगला क्लासिफिकेशन, वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है यहां पर थर्ड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें साइंटिस्ट कौन है? एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर एंड प्रेंटल, ये है यहां पर साइंटिस्ट, ये प्रोपोनेंट हो गए एंगलर एंड प्रेंटल। याद रखिएगा ये भी बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगलर, साउरी, अरे अरे भाई, एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट हैं जो बहुत ही ज्यादा है। करेंटली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड बेसिकली इसी को माना गया है। करेंटली जो एक्सेप्टेड है ना वो आपका यही है। करेंटली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन अगर कोई है तो वो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो है वो यही वाला है।
करेंटली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो वो एंगलर और प्रेंटल वाला फाइलोजेनेटिक। इसमें बेसिस किसको माना गया, एंसेस्ट्री को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यहां पर बेसिस माना गया है। जो मेन बेसिस माना गया है वो माना गया है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि जो एंसेस्ट्री है, एंसेस्टर चेक किए गए हैं, कौन कौन किसके पूर्वज जो है वो सेम है, एंसेस्ट्री वहां पर चेक की गई है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यहां पर मेन जो है वो माना गया है। क्लियर, इन चीजों को आप लोग यहां पर याद रखना। ऐसा माना गया है यहां पर, ये ऐसा एजप्शंस लगाया गया है कि ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनकी कॉमन एंसेस्टर है उनको सेम टैक्सा में रखा गया है। द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ये एजप्शंस यहां पर लगाया गया है। यहां पर हमने किस तरीके से रखा गया अलग अलग को, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को एक टैक्सा में रख दिया है, जितने भी ऑर्गेनिज्म को एक टैक्सा में रख दिया, किनको, जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैविंग कॉमन एंसेस्टर, जिनके कॉमन एंसेस्टर है ना, उनको हमने यहां रख दिया एक जगह पर, उनको एक टैक्सा में, सेम टैक्सा में हमने रखा है। ये यहां पर एजप्शंस लगाया जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर चौथा है यहां पर मॉडर्न सिस्टम, फोर्थ वाला है मॉडर्न सिस्टम। ये चौथा है यहां पर मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम में जैसे कि इसमें भी कई सारी ब्रांचेस आती हैं, जैसे कि एक आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, एक है यहां पर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जैसे एक ये है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है, इसमें बेसिकली कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को एनालिसिस करने के लिए। यूजेस कंप्यूटर टू एनालाइज द डाटा, तो डाटा एनालिसिस करने के लिए यहां पर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है बाबू, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यहां पर बेसिकली हर एक कैरेक्टर को कुछ नंबर्स और कुछ कोड जो है वो असाइन किए जाते हैं, नंबर एंड कोड असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग स्टडी करेंगे ना, उनको कुछ स्पेसिफिक नंबर, कुछ स्पेसिफिक कोड जो है वो दिए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एडवांटेज इसका यह है कि यहां पर ना हम लोग सैकड़ों में कैरेक्टर, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली कंसीडर कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है एक। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, उनको एक साथ हम लोग स्टडी कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को आप एक साथ कंसीडर कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कंसीडर कर सकते हैं, और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ये भी वहां यहां पर अच्छी बात है, ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस भी इक्वल ही दिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो यहां पर दिया जाएगा। और ढेर सारे, एक ही बार में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को यहां पर हम लोग एक साथ में कंसीडर कर सकते हैं। ये होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसी में फिर एक, इसी मॉडर्न सिस्टम के अंदर ही एक और है आपका, जिसको बोलेंगे हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी। तो सेकंड लिखिएगा साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी की एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्रांचेस है, ये सब क्या है अभी, ब्रांचेस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की। एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, मॉडर्न जो सिस्टम है टैक्सोनॉमी का, उसकी ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, जैसे आपका ये साइटोटैक्सोनॉमी है। तो साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ना, उसको लिया जाता है। ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर, साइटोलॉजिकल
इंफॉर्मेशन, ये बेस्ड है किस पर? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर ये बेस्ड है, जिसमें जैसे अपने क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर, ये सारी चीजें उसमें रहेगी। जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो कैसा है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर स्टडी की, मतलब क्रोमोसोम से रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, ये सब साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर लिया जाता है। तीसरी जो ब्रांच है इसके अंदर वो है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, ये होगी जी इसकी तीसरी ब्रांच, कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या है? प्लांट के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उस बेसिस पर इसको रखा गया है। यहां पर बेस्ड किसका बेसिस माना गया है? बेसिस माना गया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर क्या केमिकल पाया जाता है, प्लांट के अंदर का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उस बेसिस पर। जैसे बहुत सारे स्पेसिफिक, कई प्लांट्स में फ्रेग्रेंस पाई जाती है, कुछ प्लांट्स में स्पेसिफिक मान लीजिए क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक क्रिस्टल्स, फ्रेग्रेंस, ये सारी चीजें प्लांट्स में पाई जाती हैं। तो ये हो गया अपना क्या? कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर? इन सब चीजों को आप लोग यहां पर याद रखना। अब प्लांट का जो ग्रुप है ना, उसके ऊपर अपन आते हैं कि प्लांट के ग्रुप में बेसिकली क्या है। प्लांट जो अपना किंगडम है उसको अपन टोटल 5 ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। किंगडम प्लांटी, कितने ग्रुप में बांट रहे हैं इनको? अपन 5 ग्रुप में बांट रहे हैं। कौन कौन से हैं वो 5 ग्रुप? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, प्लस एंजियोस्पर्म। यही है वो 5 कैरेक्टर्स, या फिर हम कहें 5 कैटेगरी, या हम कहें 5 ग्रुप। ये है वो 5 ग्रुप, यानी किंगडम प्लांटी को हम इन 5 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले तो मैं यहां पर क्या है, इसका जनरल कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद अपन इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल एक जनरल कंपैरिजन, एक जनरल कंपैरिजन इसको देख लेते हैं बेसिक, फिर उसके बाद एक एक चीज को अपन अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो यहां पर आप टेबल बना लीजिएगा। सबसे पहले तो एक तरफ लिख लीजिएगा आप फीचर्स, ठीक है। एक कॉलम में आप एल्गी और ब्रायोफाइट्स को एक साथ लिख लीजिएगा, एल्गी प्लस ब्रायोफाइट्स, जो बेसिकली मतलब सेम सेम चीजें होंगी दोनों के बीच में, उनको अपन लिख लेंगे। एक में लिख लीजिए टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। एक में लिख लीजिए जिम्नोस्पर्म, और एक में लिख लीजिए एंजियोस्पर्म। ऐसे आप एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें इस तरीके से 5 कॉलम जो है वो आप तैयार कर लीजिएगा। ये 5 कॉलम, एक कॉलम में आपको एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों एक साथ लिखने हैं, ठीक है। अब कुछ मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें प्लांट बॉडी की, प्लांट बॉडी कि भाई कैसी, जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट्स में अगर हम बात करें तो इनके अंदर ना कोई रूट होती है, ना कोई स्टेम होती है, ना कोई लीफ होती है, मतलब ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स एब्सेंट होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड वाली होती है। थैलॉइड मतलब नो ट्रू लीव्स, स्टेम्स एंड रूट। ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स इनके अंदर नहीं होती, इनकी बॉडी होती है थैलॉइड जैसी। यहां पर हम बात करें टेरिडोफाइट्स, तो यहां पर प्रॉपर आपको नॉन थैलॉइड देखने को मिल जाएगा। नॉन थैलॉइड से मतलब है कि वहां पर आपको मेन बॉडी देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि उसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, ये सब चीजें अपन को देखने के लिए मिल जाएंगी। ये यहां पर आपको मिल जाएगा थैलॉइड।
ठीक है, यानी कि सॉरी नॉन थैलॉइड। थैलॉइड में तो ये हो गया, ये नॉन थैलॉइड है। नॉन थैलॉइड मतलब यहां पर आपको ट्रू, रूट, स्टेम और लीफ, ये चीजें आपको टेरिडोफाइट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद हम बात करें वहां पर इधर इधर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉन थैलॉइड, मतलब वहां पर तो वो भी नॉन थैलॉइड है, दोनों की दोनों नॉन थैलॉइड ही है। ठीक है, नॉन थैलॉइड है, दोनों ही है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही किस में आते हैं, नॉन थैलॉइड में आते हैं। ये काम नहीं करो, जैसे एलजी ब्रायोफाइट लिखा है उनको भी साथ में ही लिख लो आप, उनको भी आप साथ में कर दो, इनकी ना अलग अलग टेबल ना बना करके, क्योंकि इनके अंदर भी अपन वही कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं जो इन दोनों के अंदर सेम है। जनरल क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये भी दोनों में नॉन थैलॉइड है, इसके अंदर भी आपको प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ मिल जाएंगी। तो यहां पर ना टेबल आप 3 बनाइएगा, फिर ये टेबल एक अलग हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये, और इधर आपकी फीचर वाली टेबल है। ठीक, आ गई बात समझ में? तो कुछ इसको ऐसा कर लीजिए, वो आपका नॉन थैलॉइड है। अकेला केवल थैलॉइड किस में मिलेगा, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर मेन बॉडी की, कि जो इनकी मेन बॉडी है वो कैसी है। मेन बॉडी से मतलब है कि उसमें पूछा जा रहा है उसकी प्लॉइडी के बारे में, हम इसकी प्लॉइडी के बारे में बात करेंगे। तो प्लॉइडी में बात करें तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स, इनकी ज्यादातर जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड यानी कि एन, गैमीटोफाइटिक। कैसी होती है, हैप्लॉइड, गैम, एन या गैमीटोफाइटिक जिसको अपन लोग बोल सकते हैं वो। ठीक, कोई इसमें समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी के इनमें आपको स्पोरोफाइटिक मिल जाएगी, डिप्लॉइड होती है, इसमें आपको मिल जाएगी डिप्लॉइड 2n, यानी कि स्पोरोफाइटिक, और यहां पर भी आपको मिलेगी डिप्लॉइड 2n स्पोरोफाइटिक। मेन जो बॉडी है उसकी प्लॉइडी लेवल की हम बात करें तो केवल एल्गी ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइटिक यानी कि अपनी हैप्लॉइड एन या गैमिटोफाइटिक, बाकी के इन दोनों में आपको डिप्लॉइड मिलेगी, स्पोरोफाइटिक स्पोरोफाइटिक देखने को मिलेगी। डोमिनेंट फेज की हम बात करें, डोमिनेंट फेज किसमें, कौन सा डोमिनेंट फेज है। अब देखो यहां पर नाम से समझ में आ रहा है हैप्लॉइड है, गैमिटोफाइटिक है, तो डोमिनेंट फेज यहां पर गैमिटोफाइट होता है, गैमिटोफाइट। और यहां पर स्पोरोफाइट। एक काम नहीं करें, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस फेज को ना यहीं लिख दो ना, सेम बार बार एक ही चीज को काहे रिपीट करें, यहीं पर लिख लो आप डोमिनेंट फेज। ये लो, ये हो गया डोमिनेंट फेज, गैमिटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक, एक तीर से दो निशान। ठीक है, ये डोमिनेंट फेज है। एक वैस्कुलर टिश्यू को लेकर के हम चर्चा करें, वैस्कुलर टिश्यू, कि वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं क्या नहीं होते। तो वैस्कुलर टिश्यू एल्गी ब्रायोफाइट्स में तो नहीं होते बॉस, यहां तो कर दो एब्सेंट। टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट आपके यही होते हैं, सबसे पहले वैस्कुलर प्लांट बेसिकली यही है। वैस्कुलर टिश्यू सबसे पहली बार हमें देखने के लिए मिले थे तो वो टेरिडोफाइट्स के अंदर ही देखने के लिए मिले थे, फर्स्ट वैस्कुलर टिश्यू आपके यही है, और इनमें तो होते ही होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू से मतलब है जाइलम और फ्लोएम का होना, तो वो इनके अंदर है। फिर हम बात करें इंडिपेंडेंसी को लेकर के, इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी से मतलब है कि इनके अंदर स्टेजेस पाई जाती हैं, कौन इंडिपेंडेंट है और कौन नहीं। जैसे इंडिपेंडेंस, इसमें भाई गैमिटोफाइट होता है और यहाँ पर गैमिटोफाइट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। तो गैमिटोफाइटिक जो होते हैं जैसे एल्गी ब्रायोफाइट, ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, तो ये कैसे है भाई, इंडिपेंडेंट है। खास करके मेन गैमिटोफाइट ही होता है इनके अंदर, तो इनका जो गैमिटोफाइट है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट। इनका गैमिटोफाइट कैसा है बाबू, इंडिपेंडेंट है। ठीक, इस चीज को आप लोग यहां पर ध्यान रखना। यहां अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट है। यहां पर स्पोरोफाइट एंड गैमिटोफाइट
बोथ इंडिपेंडेंट, यहां पर भी दोनों इंडिपेंडेंट है। यहां पर थोड़ा अलग है, किसमें? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। यहां पर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में केवल स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है बस। यहां इस चीज को थोड़ा याद रखना। तो देखो यहां थोड़ी सी जगह जगह तो मैं बना लूंगा, मैं सब जगह बना लूंगा। एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ये फीचर्स कब काम आएंगे? क्या बात है जी, मजा आ गया। ठीक है जी, देखो भाई, तो यहाँ पर गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक दोनों इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर केवल और केवल स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट वाली है कंडीशन, मतलब स्पोरोफाइट वाली जो लाइफ साइकिल है, वो तो इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके पास प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करने के लिए सारी चीजें हैं। लेकिन जो गैमेटोफाइट वाली कंडीशन है वो डिपेंडेंट है, यानी कि वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहेगी, डिपेंडेंट है। ठीक है, ये यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर ये मैंने आपको एक अभी जनरल कंपैरिजन बताया है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक जनरल कंपैरिजन है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर एल्गी की। चलो देखो, हेडिंग डाल देना क्या, एल्गी। सबसे पहले एल्गी पर आते हैं। एल्गी में सबसे पहले तो अपन इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उनको पढ़ लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, देखो भाई, एल्गी जितने भी होते हैं सबके पास क्लोरोफिल होते हैं, यानी कि जितने भी हैं वो सब क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग है। क्लोरोफिल बियरिंग यानी कि सबके पास क्लोरोफिल, ऐसा कोई भी एल्गी नहीं जिसके पास क्लोरोफिल ना हो। हर एक एल्गी के पास क्लोरोफिल मिलेगा। सब सिंपल होंगे, थैलॉइड होंगे और ऑटोट्रॉपिक होंगे। यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक है, क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉपिक है, सिंपल है और थैलॉइड वाली बॉडी है। थैलॉइड का मतलब समझ गए, अभी आपको बताए थे, मतलब कोई इसके पास ट्रू लीफ स्टेम वगैरह ऐसी कोई चीज इनके पास नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लोरोफिल इनके पास है, ऑटोट्रॉपिक है, सिंपल है और ये थैलॉइड होते हैं। हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, तो ये हमेशा रहना पसंद करते हैं पानी वाली जगह पर, यानी कि लार्जली एक्वाटिक है, इस बात को ध्यान रखना। मोस्टली आपको एक्वाटिक कंडीशन में देखने के लिए मिलेंगे, लार्जली एक्वाटिक, यानी कि पानी में रहना ये ज्यादा पसंद करते हैं, या जहां पर मॉइस्चर होता है, जहां पर नमी होती है, वहां पर ये ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और दोनों तरह के पानी में, खारे पानी में भी और साफ पानी में, दोनों तरह के पानी में ये रहना पसंद करते हैं। बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर, फ्रेश और मैराइन वाटर जो है ना, दोनों तरह में, साफ पानी हो या फिर खारा पानी हो, दोनों तरह के पानी में ये रहना पसंद करते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एसोसिएशन बनाते हैं ये, बिल्कुल बनाते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन बनाते हैं, किसके साथ एसोसिएशन बनाएंगे? जैसे फंगस के साथ एसोसिएशन बना करके ये लाइकेन बनाते हैं, विद फंजाई। फंजाई के साथ एसोसिएट करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, फंगस और एल्गी का एसोसिएशन होता है। इसके साथ ये एनिमल के साथ भी एसोसिएशन करते हैं। क्या बात कर रहे हो, एनिमल के साथ एसोसिएशन? हाँ, एनिमल के साथ भी कर लेते हैं। जैसे स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर के ऊपर ये आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो भालू दिखेगा ही नहीं अपन को, ऐसा लगेगा जैसे कैमोफ्लॉग हो, वहां पर कोई पेड़ पौधे लगे हों। तो ये कैमोफ्लॉज प्रोवाइड करते हैं उसको, प्रोवाइड कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज जैसे हमारे फौजी भाई होते हैं ना, झाड़ियां वाड़ियां लगा करके कहीं बैठ जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वहां पर फौजी है या कोई आदमी बंदूक लेके बैठा है कि झाड़ियां हैं, तो वो अपन को बेवकूफ बनाते हैं, मतलब आंखों का धोखा कर देते हैं, कैमोफ्लॉज उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैमोफ्लॉज वहां पर
हो जाता है। तो ये याद रखना, बड़ा अच्छा है। ये स्लॉथ बियर पे अपन को देखने के लिए मिलेगा आपको, और ये लाइकेन के साथ भी, फंजाई के साथ मिलकर के लाइकेन एनिमल के साथ मिलकर के ये एसोसिएशन बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं साइज और फॉर्म को लेकर के। साइज एंड फॉर्म, एल्गी का साइज, उसका फॉर्म कैसा है, क्या है। एल्गी अगर अपन सेलुलर लेवल पर देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक है, सॉरी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर लेवल, यानी कि कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं। एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, हाँ, जैसे जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इस पर लगा दो बॉस बड़ा सा आईएमपी। क्लेमाइडोमोनास क्या है भाई, एल्गी है और यूनिसेलुलर एल्गी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको यहां पर कॉलोनी बनाकर के भी मिल जाएंगे, कॉलोनियल फॉर्म में, यानी कि एल्गी जो है वो ऐसे झुंड में भी रहते हैं, कॉलोनी बना के भी रहते हैं, जैसे बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स इस पर लगाओ आईएमपी, बॉल बॉक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉल बॉक्स फुटबॉल लाइक बनते हैं, ये बड़े बड़े से हो जाते हैं, बिल्कुल फुटबॉल लाइक, फुटबॉल लाइक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल लाइक। तो क्लेमाइडोमोनास हो गए, कॉलोनी बनाने वाले में बॉल बॉक्स हो गए। कुछ फिलामेंटस भी होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस, फिलामेंटस भी होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स हैं, जैसे स्पाइरोगायरा है। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये क्या है भैया, आपके यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस भी होते हैं। और इनकी कई तो ऐसे होते हैं जो बहुत, मतलब इनकी बॉडी बहुत ज्यादा मैसिव हो जाती है, मैसिव प्लांट बॉडी भी अपन को देखने के लिए मिलती है इनकी, मैसिव प्लांट बॉडी। ऐसी कैसी मैसिव प्लांट बॉडी हो जाती है सर, हो जाती है मतलब इतनी के 100 मीटर लंबी। जैसे स्पेशली मैं ब्राउन एल्गी की बात करूं तो वो यहां पर कैल्प फॉर्मेशन करते हैं, कैल्प, कैल्प फॉर्मेशन करते हैं, कैल्प फॉर्मेशन ये बेसिकली होता है ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में कब तक, मतलब कब तक क्या, कितनी दूरी तक, 100 मीटर तक ये बेसिकली फैल जाते हैं, सोच लो। इतनी मैसिव प्लांट बॉडी, 100 मीटर तक उसकी बॉडी फैली हुई है। तो भाई अलग अलग इनके साइजेस एंड फॉर्म है, साइज और फॉर्म जो है वो इनके अलग अलग जो है वो हमको देखने को मिल जाएंगे। यूनिसेलुलर भी होते हैं जिन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कई सेल है जैसे क्लेमाइडोमोनास है, कॉलोनी बना करके भी रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स है, फिलामेंटस भी है जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, मैसिव प्लांट बॉडी में जैसे कैल्प वगैरह हो गए। फिर बात करें हम लोग रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन को जरा हम लोग देखें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एल्गी के लिए, मतलब आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होए, बिल्कुल होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन को मिलेगा ज्यादातर फिलामेंटस फॉर्म में, फिलामेंटस एल्गी जो होती है उसमें, उसमें हर एक फ्रेगमेंट जो होती है ना वो एक थैलस बनाती है। ये अपन को किस में मिलेगा, फाउंड इन फिलामेंटस एल्गी, ये फिलामेंटस एल्गी में अपन को देखने को मिलेगा। वहां पर हर एक फ्रेगमेंट थैलस, जैसे मान लीजिए कोई थैलस लाइक बॉडी है वो टूट जाए, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि ये कोई एल्गी है, ये कोई एक एल्गी है, ठीक है, इसमें हुआ फ्रेगमेंटेशन तो इसने छोटे 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 ऐसे टुकड़े बना दिए। उसके बाद हर एक फ्रेगमेंट यहां पर फॉर्म करेगा एक न्यू एल्गी, हर एक फ्रेगमेंट यहां पर नई एल्गी बना देगा। ये है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो फिलामेंटस एल्गी में अपन को देखने को मिल जाता है। न्यू एल्गी से मतलब है एक नई थैलस बॉडी जो है वहां पर बन करके तैयार हो जाएगी, नई थैलस बॉडी जो है बन करके तैयार हो जाएगी।
उसके अलावा यहां पर होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ होता है। एल्गी में कुछ स्पोर्स बनते हैं, जैसे बड़ा कॉमन है जू स्पोर, जो कि फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं। तो स्पोर्स के द्वारा होता है, लाइक जू स्पोर। जू स्पोर के बारे में खास बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है कि ये फ्लैजिलेटेड हैं, यानी कि इनके पास फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये मोटाइल हैं। कैसे हैं बाबू? मोटाइल हैं। फ्लैजिला इनके पास पाए जाते हैं और ये मोटाइल हैं। ये है इनकी सबसे खास बात ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर आइसोगेमी होती है, दो गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होता है। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर बकायदा फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, दो गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होता है। वो दो गैमीट्स आपस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग आइसोगैमस। आइसोगैमस, ये भी याद रखना। तो यहां पर अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? आइसोगैमस वाली कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी फैक्ट समझ लीजिए आप उसको, या फिर आपके नीट के मतलब के जो फैक्ट है ना उनको समझ लीजिए, बड़ा पॉपुलर है, एल्गी को लेकर के हैं। जैसे कि आपके फ्लैजिलेटेड मोटाइल ये कहां मिलेंगे अपन को? ये मिलेंगे यूलोथ्रिक्स में। नॉन फ्लैजिलेटेड मोटाइल गैमीट कहां मिलेंगे? वो स्पाइरोगैरा में मिलेंगे। जैसे फ्लैजिलेटेड मोटाइल गैमीट ये किस में मिलेंगे अपन को? यूलोथ्रिक्स में मिल जाएंगे। यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स में कैसे मिलेंगे? फ्लैजिलेटेड होंगे और पानी के अंदर मूव कर सकते होंगे। ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल किस में मिलेंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड और हम कहें नॉन मोटाइल। तो नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल ये मिलेगा अपन को स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, ये अपन को मिलेगा स्पाइरोगायरा के अंदर। इसके अंदर आपको एक एल्गी होता है जिसको बोलते हैं अपन यूडोरिना। यूडोरिना उसके अंदर एन आइसोगैमस भी होता है। एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब समझ गए? पहले भी अपन बता चुके हैं, जहां पर गैमीट जो होते हैं वो डिसिमिलर टाइप के होते हैं। गैमीट्स आर डिसिमिलर, मतलब गैमीट सिमिलर टाइप के नहीं होते, डिसिमिलर टाइप के होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं एन आइसोगैमस। एग्जांपल यूडोरिना, यूडोरिना। इस एग्जांपल को याद रखना। एग्जांपल क्या है यहां पर? यूडोरिना। ऊगैमस, जिसके अंदर फीमेल लार्ज होती है, स्टैटिक होती है, नॉन मोटाइल, और मेल स्मॉल और मोटाइल होता है। तो ऊगैमस लिख लीजिए इसके अंदर। ऊगैमस, ऊगैमस भी होता है, बिल्कुल ऊगैमस भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। ऊगैमस में जो फीमेल है वो लार्ज है, स्टैटिक है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती है, नॉन मोटाइल है। और जो मेल गैमीट होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, मतलब उन्हीं के पास फ्लैजिला है और वो मूव भी कर सकते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उनको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और नीट फैक्ट्स हैं। एग्जांपल जैसे कि आपका बॉल बॉक्स फाइकस, ये एग्जांपल याद रखना है इसमें। जैसे बॉल बॉक्स है, जैसे फाइकस है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप इसके अंदर याद रखना। ठीक है, सॉरी फाइकस नहीं, फाइकस तो अलग चीज होती है भाई। फोकस, फोकस, नॉट फाइकस, फोकस, फोकस।
ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए। कोई समस्या मेरे हिसाब से इसके अंदर आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ये याद रखना, स्पाइरोगायना में नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखना भाई। बॉल बॉक्स और फोकस जो होते हैं उनमें ऊगैमस यानी कि इनके अंदर ऊगैमी होती है। क्या होती है इनके अंदर, ये शो करते हैं ऊगैमी। ऊगैमी, क्योंकि ऊगैमस है मतलब इसके अंदर जो फीमेल है वो लार्ज है, स्टैटिक है, नॉन मोटाइल, और मेल मूव कर सकता है, मोटाइल है। तो ऊगैमी अपन को देखने के लिए इसके अंदर मिल जाती है। आ गई बात समझ में। थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लें एल्गी का। एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबसे पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। इससे बड़ा इंपॉर्टेंस और ही क्या होगा भाई इसका? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं ये। हमारी अर्थ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यही करते हैं। कैरी आउट 50% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ। और किस प्रोसेस से करते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट इसका इकोनॉमिक रोल क्या है कि बॉस ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन को लेकर के। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इवोल्यूशन में बहुत बड़ा, हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन को यही बढ़ाते हैं, यही तो बढ़ाते हैं। खास करके पानी के अंदर ऑक्सीजन कहां से आता है? इन्हीं से तो मिलता है। इंक्रीजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है। और इसको हम लोग फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एल्गी हैं जिनको फूड के तौर पर, लगभग 70 स्पीसीज है, 70 स्पीसीज है मैराइन एल्गी की जो एडिबल है, जो खाने लायक है। 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी जो समुद्र में पाई जाती है। मैराइन एल्गी जो कि कैसी हैं? एडिबल हैं, जिनको हम लोग खा सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ी पॉपुलर आपकी, इसमें एक ट्रिक बता देता हूं आपको, एलपीएस याद रखना आप। सिंपल सी एक ट्रिक है एलपीएस। ये इसका क्या मतलब हुआ ट्रिक का? एलपीएस यानी कि 3 चीजें हैं इसमें। एल फॉर लेमिनेरिया, पी फॉर पोरफायरा और एस फॉर सरगासम। एल फॉर लेमिनेरिया याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पी फॉर पोरफायरा, पी फॉर पोरफायरा, और एस फॉर सरगासम, एस फॉर सरगासम। कोई समस्या नहीं। ये 3 जो है वो एडिबल है, इन तीनों को आप लोग याद रखें। इसके अलावा और एक देखो भाई, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में काफी सारे एल्गी जो है वो हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह काम करते हैं। 4th लिख लीजिए, हाइड्रोकोलॉइड्स। एक ये है आपके हाइड्रोकोलॉइड्स। पॉइंट ये है कि सर ये हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स वो होते हैं जो पानी को होल्ड कर सकते हैं। जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो पानी को होल्ड कर सकते हैं वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ही हाइड्रोकोलॉइड्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सब्सटेंस होता है एल्जिन, जो ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होता है। एल्जिन जो कहां से प्रोड्यूस होता है? ब्राउन एल्गी से। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होता है एल्जिन। जैसे कैराजीन, कैराजीन नाम का एक सब्सटेंस है, ये भी हाइड्रोकोलॉइड है। ये रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड एल्गी। ये आपका एल्जिन याद रखो, और कैराजिन, और कौन किससे प्रोड्यूस हो रहा है ये भी याद रखना।
एल्जिन ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस हो रहा है और ये रेड एल्गी से प्रोड्यूस हो रहा है। ये दोनों ही क्या है भाई, आपके हाइड्रोकोलाइट्स हैं जो पानी को होल्ड कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है बेसिकली। और एक और चीज लिखो इसमें इकोनॉमिक प्रोडक्ट में, अगार, इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अगार का। अगार, अगार अगार नाम सुना है? एक रेड एल्गी है जेली, अपना बोलते हैं जेलिडियम, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, दो रेड एल्गी हैं, उनसे ये मिलता है। ऑब्टेन्ड, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और यह है ग्रेसिलेरिया। तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया इन दोनों से मिलते हैं। ये दोनों ही क्या हैं आपके, रेड एल्गी हैं। बोथ आर रेड एल्गी। तो ध्यान से सुनिएगा, अगार कहां से मिलता है हमको, दो रेड एल्गी हैं जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, उनसे मिलता है। इनका इस्तेमाल हम लोग आइसक्रीम में, जेली में और न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया जो होते हैं ना, उनमें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम, जेली, कल्चर मीडिया, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स वगैरह को ग्रो करा सकते हैं कल्चर मीडिया में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेस फूड। स्पेस फूड, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ना, स्पेस में जाते हैं तो वो अपने साथ कुछ फूड लेकर के जाते हैं, स्पेस ट्रेवलर, वो कि बहुत ही हाई प्रोटीन रिच माने जाते हैं। वो है क्लोरेला और स्पाइरुलाइना। क्लोरेला और स्पाइरुलाइना। स्पाइरुलाइना तो जाके मान के चलो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर। ये हाई प्रोटीन रिच है, हाई प्रोटीन रिच है। स्पेस ट्रैवलर बेसिकली इन्हीं को लेकर के जाते हैं अपने साथ खाने के लिए, अपने प्रोटीन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। ठीक है, चलो अब बात करें हम लोग यहां पर एल्गी के क्लासिफिकेशन की। कि एल्गी जो है उनको भी हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को हमने कितनी क्लासेस में बांटा है बाबू, 3 क्लासेस में इनको हमने बांट दिया है, 3 क्लासेस में। कौन कौन सी है वो 3 क्लासेस? एक है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एक तो है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी और एक है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, ये 3 क्लासेस हैं इसमें, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है इसी को तो कहते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो होता है ना, वो इसी को कहते हैं ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को ही ग्रीन एल्गी कहते हैं। फियोफाइसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेड एल्गी। रोडोफाइसी को क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है बाबू रेड एल्गी। ठीक, चलो तो एक एक करके पढ़े। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोरोफाइसी की, हेडिंग डाल दीजिएगा क्लोरोफाइसी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी को क्या बोलेंगे अपन, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को ही क्या बोलेंगे हम, क्लोरोफाइसी ही ग्रीन एल्गी होता है। इसमें अपन लिखेंगे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पायरिनोइड। पायरिनोइड, बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं, बिल्कुल जहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे पायरिनोइड।
एक यहां से क्वेश्चन आता है, क्या होता है भाई पायरिनोइड। पायरिनोइड मतलब ये कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं जो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं, एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। ठीक, इनको याद रखना। इनके अंदर प्रोटीन होता है स्टार्च की जगह पर, ध्यान रखिएगा। स्टार्च शीट होती है और सेंटर में प्रोटीन होता है पायरिनोइड्स के अंदर। तो ये क्या है भाई, ये स्टोरेज बॉडी है फाउंड इन दी क्लोरोप्लास्ट। स्टोरेज बॉडी है जो किस में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर प्रोटीन होता है बिसाइड स्टार्च, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। मतलब इनके सेंटर में प्रोटीन होगा और उसके ऊपर जो है वो शीट मिलेगी स्टार्च की। प्रोटीन मिलेगा अपन को सेंटर में और स्टार्च की वहां पर शीट होती है, एंड स्टार्च शीट। ठीक है, प्रोटीन सेंटर में होगा और स्टार्च की जो है वो शीट वहां पर अपन को देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन मिलेगा स्टार्च की जगह पर। ये क्या है भाई, ये पायरिनोइड्स जो है वो स्टोरेज बॉडीज है जो क्लोरोफाइसी के अंदर मिलेगी। पॉइंट एक आता है इसमें क्लोरोप्लास्ट के शेप पर। अगला पॉइंट आप देखें, क्लोरोप्लास्ट शेप। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट शेप के ऊपर। शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है, अलग अलग टाइप के शेप मिलेंगे, जैसे डिस्कॉइड शेप भी मिलता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपन को प्लेट लाइक भी मिल जाएगा, रेटिकुलेट भी मिल जाएगा, कप शेप भी मिल जाएगा, रेटिकुलेट भी मिल जाता है, कप शेप जो होता है ना, कप जैसा शेप, वह भी मिल जाता है, स्पाइरल भी मिल जाता है, रिबन भी मिल जाता है, स्पाइरल और रिबन शेप। इन सभी शेप के क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमको क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो इसमें आप एग्जाम्पल याद रखिए, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसमें और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक लिखो क्लेमाइडोमोनास, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये यूनिसेलुलर एल्गी है। दूसरा आप इसमें लिखो कारा, CHARA, कई जगह पर CARA भी लिखा रहता है। तीसरा आप लिखो यहां पर स्पायरोगायरा, एक लिखो यहां पर यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स, याद है पढ़ा था, दोनों फिलामेंटस थे। और एक लिख लो आप यहां पर बॉल बॉक्स। ये तो हो गए इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये सब ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, बॉल बॉक्स, ये सब क्या है आपके, ये सब जो है वो ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट है आपका फियोफाइसी। फियोफाइसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ब्राउन एल्गी कहेंगे। फियोफाइसी को क्या कहा जाता है, फियोफाइसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्राउन एल्गी। अब ये जो ब्राउन एल्गी हैं उनके बारे में चर्चा करें भाई। ब्राउन एल्गी, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के थोड़ा अपन देखें, बड़ा अच्छा पॉइंट है। इनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा इस पर चर्चा करें भाई। बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के थोड़ा समझिएगा, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक होल्ड फास्ट, स्ट्रिप और फ्रॉन्ट। मतलब कुछ ऐसा रहता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर, अगर आपने कभी देखा तो कुछ इस तरीके का। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, जो कि कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। होल्ड फास्ट काई के लिए, जमीन से अटैचमेंट के लिए है ये, फॉर दी अटैचमेंट। हर कोई समझ जाएगा कि हाँ भाई अटैचमेंट के लिए ही है। उसके बाद फिर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है यहां से स्टेम लाइक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रिप। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, एक होल्ड फास्ट है। फिर उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक है, और इसको बोला जाता है फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड ये तीसरा पार्ट हो गया। मेन यही तो है जो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेटिक वाला जो पार्ट है
जहां फोटोसिंथेसिस होता है वो फ्रॉन्ड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फ्रॉन्ड वाला पार्ट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर यही है, तो इसी चीज को आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं ना एक थोड़ा जनरल कंपैरिजन भी बताऊंगा आपको, जिसमें आपको पूरे पिगमेंट्स वगैरह के सबके कंपैरिजन वगैरह जो है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके पिगमेंट्स जो होते हैं उनकी वजह से इसमें कलर होते हैं, कलर इसके ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर के हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है फ्यूकोजेंथिन पर। ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे अभी मैं उसमें बता दूंगा ये पिगमेंट्स वगैरह प्रॉपर आपका जो वो टेबल बनवाऊंगा उसमें। तो यहाँ पर जो इनका कलर है ना वो पिगमेंट की वजह से होता है, तो कलर जो है इनका वो चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही कलर हो, थोड़ा बहुत। जैसे ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर तक भी अपन को देखने को मिल जाएगा, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर तक देखने के लिए मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है फ्यूकोजेंथिन पर, डिपेंड ऑन फ्यूकोजेंथिन। ये डिपेंड करता है कि फ्यूकोजेंथिन का कंटेंट कितना है। गैमीट की बात करें तो इसमें जो गैमीट होते हैं वो पियर शेप के होते हैं, जिसको बोलते हैं पायरीफॉर्म। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, पायरीफॉर्म। इस पर भी आईएमपी लगा दीजिएगा या फिर अंडरलाइन कर दीजिएगा, पायरीफॉर्म। एक ये फ्यूकोजेंथिन पर भी करना। पायरीफॉर्म का मतलब पियर शेप। यहां पर जो गैमीट है वो पियर शेप के मिलेंगे, जिसको पायरीफॉर्म कहते हैं, जिसमें 2 लेटरल फ्लैजिला होते हैं, विद 2 लेटरल फ्लैजिला। 2 लेटरल फ्लैजिला इसके अंदर देखने के लिए अपन को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल याद रखो इसके, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो, जैसे सरघासम, सरघासम आपको बताए थे भी सरघासम। इसके अलावा एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस बोलो 3-4 बार, एक्टोकार्पस। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया बोलो, फोकस बोलो, लेमिनेरिया बोलो, फोकस बोलो। यहां पर डिक्टियोटा, डिक्टियोटा याद हो जाएंगे, यहीं की यहीं याद करके जाओ, बाद में रटने की जरूरत नहीं है। यहीं क्लास में समय जा रहा है ना आपका, तो यहीं की यहीं पढ़ो, यहीं की यहीं याद करो, बाद के लिए क्यों छोड़ना। यहीं रटो, सरगासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फोकस, डिक्टियोटा, यहीं की यहीं याद करके जाओ। तीसरा है रोडोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेड एल्गी, रेड एल्गी। रोडोफाइसी माने कि रेड एल्गी। यहां पर रेड कलर क्यों है इसका? वो है आर फाइको एराइथ्रिन की वजह से। यहां पर रेड कलर क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू दी आर फाइको एराइथ्रिन। आर फाइकोराइथ्रिन की वजह से यहां पर इसका रेड कलर होता है। डेप्थ की अगर हम बात करें तो ये बहुत गहराई तक सरवाइव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गहराई तक। मतलब कितनी, इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए स्पेशल इसके लिए रख लें। तो कैन सरवाइव इन द वेरी डीप, मतलब बहुत ज्यादा गहराई तक, एट अ ग्रेट डेप्थ ऐसे लिख सकते हो, इन ग्रेट डेप्थ, मतलब बिल्कुल गहराई में जाकर के, बहुत गहराई में जाकर के ये सरवाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये ब्लू लाइट और वॉयलेट लाइट जो होती है ना, बेसिकली क्या होता है, रेड एल्गी जो होती है वो ब्लू और वॉयलेट लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये ब्लू लाइट और वॉयलेट लाइट जो होती है वो बिल्कुल गहराई तक पेनिट्रेट कर सकती है, बिकॉज ब्लू एंड वॉयलेट लाइट कैन penetrate into the deep ocean and red algae able to absorb it। और रेड एल्गी जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि समुद्र की गहराई तक ये ब्लू वॉयलेट लाइट जो है वो पहुंच जाती है और रेड एल्गी इन लाइट को एब्जॉर्ब करती है। यानी कि ये बिल्कुल समुद्र की गहराई पर भी हमें देखने के लिए मिल जाती है, बिल्कुल गहराई में जाकर के भी हमें ये बहुत आसानी से जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। एक मिनट, ये क्या हुआ? तो हम बात कर रहे थे किसकी? रोडोफाइसी में, कि ये बिल्कुल समुद्र की गहराई में जाकर के पाए जाते हैं, वहां पर भी आराम से सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई में
ब्लू और वॉयलेट लाइट पेनिट्रेट कर सकती हैं, और ये जो रेड एल्गी होते हैं वो ब्लू और वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट लिखिएगा रिप्रोडक्शन को लेकर के, रेड एल्गी के अंदर ही कि रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनके अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो इनके अंदर देखने को मिलता है। oogamous रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा, oogamous रिप्रोडक्शन होगा यहां पर विद नॉन मोटाइल गैमीट, नॉन मोटाइल गैमीट के साथ होगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि पॉरफायरा, यहीं की यहीं रटो, याद करो क्या है पॉरफायरा, क्या है पॉरफायरा, पॉरफायरा पॉरफायरा पॉरफायरा। दूसरा लिखो ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया ग्रेसिलेरिया ग्रेसिलेरिया। तीसरा लिखो पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है पॉलीसिफोनिया पॉलीसिफोनिया पॉलीसिफोनिया। फिर एक लिखो जेलिडियम, जेलिडियम, क्या है जेलिडियम 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 जेलिडियम, याद हो जाएंगे, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन क्लास हो गई। अब मैं इनका एक प्रॉपर, अभी बहुत सारी चीजें इसमें पिगमेंट वगैरह को लेकर के कुछ चीजें हैं, तो वो बेसिकली अपन लोग देखेंगे इसके कंपैरिजन में, मतलब एक टेबल बना करके पढ़ेंगे, उसमें वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में ये 4 कॉलम बना लेंगे। एक तरफ लिख लेंगे अपन फीचर्स, एक तरफ तो लिख लीजिए फीचर्स, एक तरफ लिख लीजिए ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी लिखना चाहो तो ग्रीन एल्गी लिखो, क्लोरोफाइसी लिखना चाहो तो क्लोरोफाइसी लिखो। एक तरफ लिखेंगे ब्राउन एल्गी और एक तरफ लिखेंगे रेड एल्गी। कोई समस्या किसी को नहीं है इसमें। ये हमने यहां पर टेबल बना ली। एक तरफ टेबल में क्या लिखा, एक कॉलम में फीचर, दूसरे कॉलम में ग्रीन एल्गी, तीसरे कॉलम में ब्राउन एल्गी और चौथे कॉलम में रेड एल्गी। बाकी की जो बची कुछ चीजें वो यहां पर कवर हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे बड़ा कंपैरिजन है पिगमेंट का, जो अपन ने वहां नहीं पढ़ा, यहाँ टेबल में पढ़ेंगे। टेबल में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां इंडिविजुअल में आपको उतना समझ नहीं आता, जहां पर आपको एक बार में यहां समझ आएगा कि किस में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। जैसे आपका ग्रीन एल्गी है तो उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये 2 पिगमेंट कंफर्म है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। यूनिवर्सल पिगमेंट है, सभी प्लांट के अंदर अपन को देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, ये तो है ही कंफर्म है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा क्लोरोफिल ए। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन ये भी देखने को मिलता है, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन, तो ये भी इसमें हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया भाई इसके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, ये ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलेगा। और रेड एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएराइथ्रिन, ये इसमें देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल ए तो है ही, सबके अंदर मिलना है वो तो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, ये इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल डी और फाइकोएराइथ्रिन। फाइकोएराइथ्रिन में कौन सा, आर वाला, जो आर फाइकोएराइथ्रिन है जिसकी वजह से रेड कलर होता है वो वाला, वो इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हो गया सब कुछ। पिगमेंट वाली बात दिमाग से खत्म, या कौन सा किस में क्या पिगमेंट होता है। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी, ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी, और रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और डी। इसके अलावा ब्राउन एल्गी के अंदर एक एक्स्ट्रा में फ्यूकोजेंथिन है, और यहाँ रेड एल्गी के अंदर फाइकोएराइथ्रिन है। ठीक है, रेड एल्गी में जो फाइकोएराइथ्रिन है, मतलब रेड एल्गी में जो रेड कलर है वो फाइकोएराइथ्रिन की वजह से ही होता है, स्पेशली कौन सा, आर फाइकोएराइथ्रिन की वजह से होता है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, स्टोर्ड फूड। अगला जो टॉपिक है इसमें वो कौन सा है, मतलब अगला जो फीचर है वो स्टोर्ड फूड है। तो स्टोर्ड फूड कौन सा, जैसे ग्रीन एल्गी के अंदर है स्टार्च,
ग्रीन एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड क्या है यहाँ पर भाई? ग्रीन एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड है स्टार्च। कई कई जगह पर अपन को ऑयल ड्रॉपलेट भी मिल जाती है, सम ऑयल ड्रॉपलेट्स, सम ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है ना वो भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें तो ब्राउन एल्गी में हमको मिलेगा मैनीटॉल और लेमिनेरियन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मैनीटॉल एंड लेमिनेरियन। लेमिनेरियन, मैनीटॉल एंड लेमिनेरियन, याद रखिएगा ये किस में मिलेगा? मैनीटॉल और लेमिनेरियन, ये ब्राउन एल्गी के अंदर होता है मैनीटॉल और लेमिनेरियन। और उसमें मिलेगा अपन को फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें मिलेगा फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या मिलेगा बच्चा इसके अंदर? इसके अंदर हमको मिलेगा फ्लोरिडियन स्टार्च। रेड एल्गी के अंदर मिलेगा हमको क्या? फ्लोरिडियन स्टार्च। इसमें हमको मिलेगा फ्लोरिडियन स्टार्च। ये स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर विद दी अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन होता है ना, और ग्लाइकोजन जो होता है बिल्कुल वैसा ही होता है ये फ्लोरिडियन स्टार्च। ये लिख लेना इसको अलग से, फ्लोरिडियन स्टार्च जो अपन को रेड एल्गी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हम बात करें यहाँ पर सेल वॉल। सेल वॉल तो भाई सबके अंदर एक जैसी होती है, होनी भी चाहिए भाई, सबके अंदर एक जैसी होती है। सेलुलोज तो सभी के अंदर मिलेगा, यहां भी हमको सेलुलोज मिलेगा, वहां भी सेलुलोज, वहां भी सेलुलोज, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या है? जैसे यहां सेलुलोज के साथ साथ इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टोज ऐसा होता है, मतलब सेलुलोज के साथ साथ हमको यहां पर पेक्टोज भी मिलता है। सेलुलोज अंदर की तरफ होता है, पेक्टोज बाहर की तरफ होता है। इसको थोड़ा इधर लिखो क्योंकि वहां दिक्कत आएगा फिर। ठीक है, तो ये रखो, याद रखना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदर की तरफ सेलुलोज होगा, बाहर की तरफ आपका पेक्टोज होगा। मतलब सेलुलोज तो कंफर्म है। यहां पर आपको सेलुलोज भी मिलेगा, साथ में एल्जिन जो कि जिलेटिनस कोटिंग है वो भी देखने को मिलेगा। तो यहां आपको सेलुलोज मिल जाता है, प्लस एल्जिन जो था ना आपका, एल्जिन जिलेटिन कोटिंग होती है, जिलेटिन की कोटिंग होती है, वो अपन को देखने को मिलेगी। तो सेलुलोज तो यहां भी है, साथ साथ में एल्जिन भी है। वहां रेड एल्गी के अंदर भी सेलुलोज है, और वहां पर अपन को पैक्टिन, और पैक्टिन के साथ साथ कुछ पॉलीसल्फेट ईस्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सेलुलोज तो बच्चे यहां पर भी है, सेलुलोज के अलावा यहां पर पैक्टिन और पॉली ईस्टर सल्फेट। तो सेलुलोज, पैक्टिन और पॉली ईस्टर सल्फेट, ये तीन चीजें अपन को यहां देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब है कि सेलुलोज तो सभी के अंदर है, सेलुलोज के अलावा एक्स्ट्रा में क्या है वो थोड़ा डिफरेंट है, बस वहीं से क्वेश्चन बेसिकली बन जाते हैं। और हम देखें भाई इसमें फ्लैजिला को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अच्छा पॉइंट है फ्लैजिला। जैसे ग्रीन एल्गी है उसमें 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। 2 से 8 होंगे, इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 से 8 फ्लैजिला इक्वल होंगे, मतलब इक्वल साइज के होंगे और एपिकल होंगे। यहां पर 2 अनइक्वल और लेटरल फ्लैजिला होते हैं, यहां पर 2 होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे, यानी कि 2 फ्लैजिला होंगे, दोनों की दोनों एक ही साइज के नहीं होंगे, और लेटरल फ्लैजिला होंगे। यहां पर फ्लैजिला होते नहीं है, एब्सेंट होते हैं। नॉन मोटाइल गैमीट यहां पर अपन को देखने को मिलेंगे, किसमें? रेड एल्गी में। यहां पर होते ही नहीं है, यहां पर अपन को नॉन मोटाइल गैमीट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। इन बेचारों के पास तो है ही नहीं, तो बेचारे करें क्या। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहां पर हैबिटेट को लेकर के चर्चा करें हम लोग, कौन कहां देखने को मिलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर में, मोस्टली फ्रेश वाटर, साफ पानी में देखने के लिए अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं। कहां मिलेंगे अपन को? ये ज्यादातर साफ पानी में देखने के लिए मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। कौन से? ग्रीन एल्गी। ब्राउन एल्गी ये मोस्टली मिलते हैं अपन को मैराइन में, या कह सकते हैं अपन ब्रैकिश वाटर में, मोस्टली मैराइन,
या फिर कहिए ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर जो होता है ना, वहां पर अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे। कौन से? ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी ये मिलेंगे अपन को जहां पर थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होती है, थोड़ा सा वार्मर एरिया होता है और ज्यादा गहराई में मिलते हैं। ये भी मोस्टली मैराइन ही है, ये भी मोस्टली मैराइन है। थोड़ा सा जहां पर वार्मर एरिया होता है वहां पर देखने को मिलेंगे और थोड़ी गहराई में देखने को मिलेंगे, डेप्थ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 2-4 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लिखना। मैराइन तो ये भी हैं, ये भी समुद्र में मिलेंगे लेकिन समुद्र की गहराइयों में मिलेंगे और जहां पर थोड़ा गर्म पानी है वहां पर देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल और जो अभी मैंने आपको 1 बाय 1 तीनों चीजें पढ़ाई हैं वो, इनको आप लोग याद रखना। ये आपका कंप्लीट हुआ एल्गी। प्लांट किंगडम कंप्लीट नहीं हुआ है। प्लांट किंगडम में तो अभी ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो अभी तो बहुत है और हम सब कुछ डिटेल में ही कवर करेंगे, ऐसे छोटा मोटा करके नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो अब ब्रायोफाइट्स को हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।